हाय दोस्तों, नया वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज हम जानेंगे कुछ और बातें इंडियन बैंकिंग के बारे में और इकोनॉमी के बारे में। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रमोटर ऑफ अ बैंक कैन होल्ड। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट फिर से है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये क्वेश्चंस आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इंटरव्यू एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट हैं। कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो बैंकिंग या इकोनॉमी से रिलेटेड, उसके लिए भी, इंटरनल बैंकिंग एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रमोटर ऑफ अ बैंक कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 26% ऑफ हिज ओरिजिनल शेयर होल्डिंग आफ्टर 15 years ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बैंक। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रमोटर इज अलाउड अनरिस्ट्रेन्ड होल्डिंग टिल फर्स्ट 5 years। प्रमोटर कौन होता है दोस्तों? जो इन्वेस्टर है किसी कंपनी में, यहाँ बैंक की बात हो रही है। बैंक में जो प्रमोटर, यानी कि कोई इन्वेस्टर अगर बैंक को स्टार्ट करता है तो उसको हम प्रमोटर कहेंगे। तो इनिशियली तो वो अनरिस्ट्रेन्ड होल्डिंग जितनी मर्जी चाहे परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग रख सकता है टिल फर्स्ट 5 years, जो कि एक लॉक इन पीरियड भी है। उसमें वो जितनी भी होल्डिंग रखे उसको वो रिड्यूस नहीं कर सकता फर्स्ट 5 years में, लेकिन 5 साल बाद उसको मैंडेटोरली उसको 26% पे मैक्सिमम वो रख सकता है। उससे कम है कोई बात नहीं, लेकिन 26% पे वो मैक्सिमम रख सकता है। जैसे कुछ बैंक्स हैं जिसमें फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा बैंक, उसमें जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग थी वो 40% थी इनिशियली। तो 15 साल बैंक के जब हुए तो उन्होंने रिड्यूस करके उसको 26% किया है। तो बैंक के कमेंस होने के 15 साल के अंदर द प्रमोटर must bring his reduce his original shareholding to less than 26%. सेकेंड क्वेश्चन पे चलेंगे। मिनिमम नेट वर्थ फॉर अ न्यू स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस इज ₹300 crore। अगर कोई एंटिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसको SFB भी कहते हैं, उसके लाइसेंस के लिए अप्लाई करती है तो उसको मिनिमम नेटवर्थ 300 करोड़ होना उसका जरूरी है। साथ ही में ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, यानी कि एग्जिस्टिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना चाहता है, दोस्तों अभी रिसेंटली ये हुआ है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है एक उत्तर प्रदेश में, शिवालिक कोऑपरेटिव बैंक। तो उन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई किया था, तो उनको वो लाइसेंस मिल भी गया है। तो अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना चाहता है तो उसको मिनिमम नेटवर्थ 150 करोड़ इनिशियली चाहिए होगा और वो 5 साल के अंदर 300 करोड़ हो जाना चाहिए। तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। एन एग्जिस्टिंग NBFC विद 10 years एक्सपीरियंस कैन अप्लाई फॉर कन्वर्जन टू यूनिवर्सल बैंक इफ डिजायर्स। जैसे कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, मान लीजिए बजाज कैपिटल फाइनेंस है, अगर उसको 10 साल काम करते हुए एग्जिस्टेंस में हो गए हैं एज एन NBFC, तब अगर वो चाहे, इफ इट डिजायर्स, देन इट कैन अप्लाई फॉर कन्वर्जन टू यूनिवर्सल बैंक। यानी कि NBFC को मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, तभी वो यूनिवर्सल बैंक के लिए अप्लाई कर सकती है। यूनिवर्सल बैंक मतलब जो बैंक हम देखते हैं, जैसे ICICI बैंक इज अ यूनिवर्सल बैंक, SBI इज अ यूनिवर्सल बैंक, यानी कि जो सारे बैंकिंग रिलेटेड का वर्क को अंडरटेक कर सकते हैं, उनको सभी चीजों के लिए अप्रूवल मिला हुआ है। An existing small finance bank with 5 years of experience can apply for conversion to universal bank if it desires. तो और an existing payments bank with 5 years of experience can apply for conversion to small finance bank if it desires. तो दोस्तों ये बेसिकली, ये अगर आपको ड्यूरेशन याद करने में मुश्किल हो रही है तो इसका एक आसान सा तरीका है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक, इन सब का रेगुलेटर, उन्होंने उसकी जो स्क्रूटनी करने का प्रोसेस है वो पेमेंट्स बैंक के लिए थोड़ा सा इजी है।
और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए उससे टफ है, और यूनिवर्सल बैंक्स के लिए उससे टफ है। तो उसी के बेसिस पे इन्होंने ये टाइमलाइंस रखी हैं। ये टाइमलाइंस भी आरबीआई ने ही डिसाइड करी हैं कि अगर कोई पेमेंट बैंक है उसको, अगर पेमेंट बैंक से, मैंने बताया पेमेंट बैंक की गाइडलाइंस सबसे इजी होती हैं इन कंपैरिजन, इन रिलेटिव कंपैरिजन, तो पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई कर सकता है, विच इज नियरर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बैंक। और पेमेंट बैंक को 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई करने के लिए। उसी प्रकार अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो उसको भी 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा यूनिवर्सल बैंक अप्लाई करने के लिए। और अगर एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है तो उसको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अब दोस्तों मान लीजिए कोई एंटिटी है, कोई कंपनी है XYZ, उसको यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। वो एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, ध्यान दीजिएगा, छठे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए बाटा है, बाटा के शूज आते हैं, अब वो एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। मान लीजिए वो बैंकिंग बिजनेस में घुसना चाहती है और वो यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करती है, रिजर्व बैंक लाइसेंस देता है तो उसी को अप्लाई करेगी। तो उसको पहले अपनी जो बैंक का नाम है उस एंटिटी को रजिस्टर कराना है, और वो किस फॉर्म में कराना है? द एंटिटी शुड बी रजिस्टर्ड एज NOFHC। जो ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि अगर एक कंपनी को बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो उस कंपनी को किस एंटिटी के तौर पर रजिस्टर्ड कराना होगा? तो आंसर है NOFHC, यानी कि नॉन ऑपरेशनल, यानी कि वो अभी ऑपरेशन में नहीं आई इसलिए नॉन ऑपरेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, क्योंकि वो फाइनेंस सेक्टर में घुसने वाली है इसलिए नॉन ऑपरेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। 7वां क्वेश्चन, मिनिमम नेटवर्थ फॉर, यानी कि अगर कोई एंटिटी यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रही है तो उसका मिनिमम नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए होना चाहिए। और ऊपर हमने डिस्कस करा स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कितना होना चाहिए मिनिमम नेटवर्थ? 300 करोड़ रुपए। 8वां क्वेश्चन करते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्रीज टू 6.7% इन 2022-23 from 5.5% in 2021-22. प्रेडिक्शन फॉर 2023 इज 5.1%। इसको हम पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए फटाफट थोड़ा सा ही बस इसके बारे में बताऊंगा। हेडलाइन इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होती है जिसकी हम ज्यादातर चर्चा सुनते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन, और दूसरी होती है कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल के भी प्राइसेस इंक्लूडेड होते हैं। तो यानी कि 2022-23, क्योंकि आप जानते हैं काफी ज्यादा टर्मोइल रहा रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, तो इन्फ्लेशन काफी हाई रहा 6.7%। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में। और उससे पहले 2021-22 में 5.5% था, और 2023 में अब चीजें काफी कंट्रोल कर ली गई हैं आरबीआई द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी टूल किट्स के माध्यम से। तो इसलिए 2023 में आरबीआई ने उम्मीद की है कि 5.1% हेडलाइन इन्फ्लेशन रहेगी। फोरकास्ट क्यों? क्योंकि अभी 2023 खत्म नहीं हुआ है। 9वां क्वेश्चन, ये दोस्तों कुछ लाइनें हैं, कुछ डेटा है जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स से उठाया गया है वैसे का वैसा, और इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। या एज अ वन लाइनर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एज अ पैराग्राफ फॉर्म में भी आ सकते हैं, और ये सारे आपके ऑप्शंस भी रह सकते हैं एक क्वेश्चन के। तो इसलिए मैंने ये पूरा पैराग्राफ उठाया है, इसको डिस्कस करते हैं वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। When inflation surged as a consequence of the war in Ukraine, the Monetary Policy Committee accorded priority to price stability in the conduct of monetary policy. It changed its stance in April 2022 to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward. तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ आता है कि इन्फ्लेशन किस वजह से बढ़ा? यूक्रेन में जो वॉर चल रही है उस वजह से बढ़ा। इन्फ्लेशन को जो डिसाइड करने वाली कमेटी होती है इन्फ्लेशन, वो उसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा प्राइस स्टेबिलिटी वो इंश्योर करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब ग्रोथ फोकस्ड होती है तो उसको कहते हैं अकोमोडेटिव स्टांस, यानी कि ग्रोथ को प्रायोरिटी देते हुए वो इन्फ्लेशन को
अकोमोडेट करने को तैयार है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि अप्रैल में जब इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपना स्टांस चेंज किया। चेंज क्या किया, यानी कि जो अकोमोडेटिव स्टांस था उसको विड्रॉ कर लिया और अब ग्रोथ को प्रायोरिटी ना देते हुए इन्फ्लेशन को प्रायोरिटी देना उन्होंने ज़्यादा जरूरी समझा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ज़्यादा जरूरी समझा। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने पॉलिसी रेट को बढ़ाया। 7% मार्च 2022 में इन्फ्लेशन रेट था, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लगा कि अगर अब कुछ नहीं किया तो ये और बढ़ सकती है इन्फ्लेशन रेट, और महंगाई जाहिर सी बात है बहुत ही ज़्यादा चुभती है स्पेशली कॉमन मैन को। तो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एकदम मीटिंग बुलाई और पॉलिसी रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट्स, बीपीएस मतलब बेसिस पॉइंट्स बढ़ा के जो रेपो रेट उस टाइम 4% था उसको 4.40% किया, एक ऑफ साइकिल मीटिंग में, जो कि 2022 मई में हुई। ऑफ साइकिल मीटिंग मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो अपना शेड्यूल मीटिंग का पूरे साल का टाइम टेबल पहले से ही छाप देती है। तो मई में कोई मीटिंग नहीं थी, इसलिए उसको ऑफ साइकिल मीटिंग कहा गया है, क्योंकि वो मीटिंग एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, एक इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए। तो क्यूमुलेटिवली द मॉनेटरी पॉलिसी इंक्रीज द पॉलिसी रेपो रेट बाय 250 बेसिस पॉइंट्स ड्यूरिंग 2022-23। तो उसके बाद भी जितनी भी मीटिंग्स 2022 में हुई उसमें भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जरूरी लगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है रेपो रेट का, उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि जो लिक्विडिटी सरप्लस है मार्केट में, जिस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, जिस वजह से डिमांड बढ़ी हुई है, उसको काबू में लाया जा सके। तो 4%, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि पूरे साल में कितना बेसिस पॉइंट्स रेपो रेट को बढ़ाया गया। 250 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया गया। कहां से कहां तक? 4% से 6.5% तक। और ये जो रेपो रेट बढ़ाया जाता है, ये इसके पीछे मकसद क्या होता है वो 10वें क्वेश्चन में डिस्कस हो रहा है। द ओवरनाइट वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट द ऑपरेटिंग टारगेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द ऑपरेटिंग टारगेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, और ऑप्शंस में नीचे आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेट दिए गए होंगे। तो सही जवाब है ओवरनाइट वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट। कॉल मनी हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। जो बैंक्स आपस में बोरोविंग करते हैं एक दिन के लिए, इमरजेंसी बोरोविंग, उसको कहते हैं कॉल मनी रेट। तो ये जो ओवरनाइट वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का ऑपरेटिंग टारगेट है। यानी कि ओवरनाइट वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट को आरबीआई कॉन्स्टेंटली वॉच रखता है उस पे, और उसके ही बढ़ने और गिरने से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस डिसाइड करता है। तो यहां लिखा है द ऑपरेटिंग टारगेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी रोज बाय 320 बेसिस पॉइंट्स ड्यूरिंग द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओवरऑल ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट बढ़ाया गया, लिक्विडिटी सरप्लस को मार्केट से कम करने के लिए ये स्टेप्स लिए गए। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मार्च 2022 में जब रेपो रेट बढ़ाना शुरू किया तब लिक्विडिटी सरप्लस मार्केट में था 6.6 लाख करोड़, और उसको मार्च 2023 तक रेपो रेट को बढ़ा के उस लिक्विडिटी सरप्लस को घटा दिया गया और वो रह गया 0.14 लाख करोड़। तो इसलिए इन्फ्लेशन काबू में आ गया, जो सरप्लस लिक्विडिटी है उसको मार्केट से रिमूव कर दिया गया। 12th क्वेश्चन है दोस्तों, एज पर द बजट एट अ ग्लांस 2023-24 ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी डिक्लाइन फ्रॉम। यानी कि ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल भाषा में वो ये कहना चाह रहे हैं कि 2021-22 में जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच का डिफरेंस है, उसकी वजह से हमारा जो फिस्कल डेफिसिट हो जाता है वो कोविड में बहुत बढ़ गया था और 2021-22 में 6.7% था।
तो 2022-23 में गवर्नमेंट ने अपने स्टेप्स लेके उसको 6.43% पे लाए, यानी कि फिस्कल डेफिसिट जितना कम हो, जितना जीरो के नजदीक हो, उतनी अच्छी बात है। उतना दिखता है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स केयरफुली कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट्स मूव्ड लोअर इन H1 of 2022-23 as the economic fallout of geopolitical tensions, hawkish monetary policy stances by global central banks, and mounting recession fears weighed on market sentiments। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो का, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो इसको फटाफट डिस्कस करते हैं। इक्विटी मार्केट्स यानी स्टॉक मार्केट, दो यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट जो इंडिया की है वो नीचे गिरी फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में 2022-23 में। क्यों गिरी? जियोपॉलिटिकल जो वर्ल्ड में टेंशन्स चल रही थी रशिया यूक्रेन वार की वजह से, और हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस बाय ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स। यहाँ पे हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जब न्यूज़पेपर में या इकोनॉमिस्ट हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस कह रहे हैं तो उनका क्या मतलब होता है। हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस मीन्स पॉलिसी रेट को बढ़ा के लिक्विडिटी सरप्लस को कम करना मार्केट में। हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस सेंट्रल बैंक्स ने, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने अक्रॉस द वर्ल्ड लिया। क्यों लिया? क्योंकि हर कंट्री बढ़ती हुई इन्फ्लेशन को से परेशान था, इसलिए उन्होंने पॉलिसी रेट बढ़ा के लिक्विडिटी सरप्लस को रिड्यूस करने की कोशिश करी। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इक्विटी मार्केट में गिरावट आई फर्स्ट हाफ ऑफ द 2022-23 में। और ब्रैकेट में जो हॉकिश का उल्टा है वो भी आपके लिए एक्सप्लेन किया गया है, उसको कहते हैं डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी। डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जब गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक किसी कंट्री का रेट ऑफ इंटरेस्ट, पॉलिसी रेट को घटाता है तो उससे जो क्रेडिट सप्लाई है, जो मनी सप्लाई है मार्केट में, वो बढ़ जाता है। उसको कहते हैं डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस। तो ये हॉकिश और डॉविश, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके बैंकिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं। आशा करता हूं ये आपको क्लियर हुआ। वीडियो आपको पसंद आई है तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।